भारत माता की जय। आपको जन्माष्टमी की हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार वालों को शांति निकेतन ग्रुप आपका हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपने अभी तक की क्लासों में उपसर्ग के बारे में पढ़ा था, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की क्या परिभाषा है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन पुनः आज मैं आपके सामने उपसर्ग लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हमने पढ़ा था उपसर्ग किसे कहते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि उपसर्ग जो शब्द है उसमें दो शब्द हैं। कितने शब्द हैं? दो शब्द। एक तो 1 और 2, दो शब्द हैं और दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। उपसर्ग का अर्थ होता है पास में, समीप में या पहले या निकट में, और सर्ग का अर्थ होता है रचना करना, सृष्टि करना, सृजन करना, नए शब्दों की रचना करना। तो संपूर्ण उपसर्ग का अर्थ हो जाएगा मित्रों कि जो शब्द पहले आकर शब्द में नवपन लाते हैं, नयापन लाते हैं, नव कोमलता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स में भी आपके दो शब्द हैं, एक प्री और एक है आपका फिक्स। तो प्री का अर्थ भी यहां पहले होता है, फिक्स माने रचना करना या अच्छे से उस शब्द में बदलाव लाना, नयापन लाना, उसे आपका उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि आपका उपसर्ग में शब्दांश होता है या कोई शब्द होता है जो पहले जुड़ने वाला होता है, तो वो भी हमने आपके सामने वो क्लियर किया था कि उसमें वो शब्दांश होता है, शब्द नहीं होता है। कुछ हमारी भाषाओं के अंतर्गत, जैसे हिंदी भाषा के अंतर्गत कुछ उपसर्ग हैं, शब्दांश हैं, कुछ संस्कृत भाषा के अंतर्गत उपसर्ग हैं, वो शब्दांश हैं। उनका स्वयं का अर्थ तो होता ही है, बट वो किसी शब्द के साथ पहले जुड़ जाते हैं तो उसके अर्थ में नव कोमलता, नव प्रफुल्लता और नयापन और एक बदलाव ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। ऐसे उर्दू फारसी भाषा के उपसर्ग हैं, तो उर्दू भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हीं उपसर्गों को हिंदी भाषा के शब्दों के साथ में जोड़ दिया जाता है, वही फिर उर्दू फारसी के उपसर्ग हो जाते हैं। फिर उसके बाद में इंग्लिश भाषा के भी कुछ उपसर्ग हैं, वो अंग्रेजी के शब्दों के साथ में जुड़ते हैं और अंग्रेजी के शब्दों से पहले जुड़ते हैं, उन्हें अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग जैसा कि मैंने बताया था कि कितना अर्थ डिफरेंट हो जाता है। जैसा कि पूर्व की क्लासों में मैंने पढ़ाया था आपको कि जैसे एक आप हार शब्द ले लीजिए, हार, तो हार को देखो, हार एक शब्द है और इसके साथ में जब नए नए और अलग अलग जब उपसर्ग जुड़ेंगे तो उनका अर्थ अलग अलग होता चला जाएगा। अब हार एक शब्द है और हार एक शब्द आप ले लो, हार के साथ में यदि आप प्र जोड़ दोगे तो प्रहार हो जाएगा। यदि हार के साथ में आप आपका प्रति जोड़ दोगे तो प्रतिहार हो जाएगा। उसी के साथ में हार शब्द के साथ में यदि आप उप जोड़ दोगे तो उपहार हो जाएगा, और उसी हार के साथ में जब आप सम उपसर्ग जोड़ दोगे तो संहार हो जाएगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है साथियों, मित्रों, कि मतलब पहले उसका शब्द का अपना एक अलग अर्थ होता है, बट जैसे ही उसमें उपसर्ग जुड़ता है तो उसका अर्थ एक अलग हो जाता है, उससे हटकर हो जाता है। वह जो शब्द होता है वह अपने पूर्व वाले अर्थ को त्याग कर, और जैसे ही उसमें उपसर्ग जुड़ता है तो उसमें नवीनता और एक नया अर्थ उत्पन्न हो जाता है। इसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग में और भी चीज है, दो चीजें होती हैं, एक शब्दांश होता है या उसे उपसर्ग कह सकते हैं, और एक आपका मूल शब्द होता है, उसे दो चीजें होती हैं। कभी कभी परीक्षाओं में छांटने को आता है, उसमें से अलग अलग करने के लिए आता है कि इसमें उपसर्ग और मूल शब्द को बताइए, या उपसर्ग और मूल जो शब्द है उसको छांटिए, अलग अलग कीजिए। इस प्रकार का कभी कभी प्रश्न आ जाता है। चलिए आज अच्छे से उपसर्ग के बारे में और
इस आधार पर भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं, अलग अलग भाषा में होते हैं। हमारे देश में कई भाषाएं हैं, लेकिन मुख्यतः जो भाषाएं 4 हैं और उनमें जो प्रयुक्त होते हैं उपसर्ग और किस प्रकार वो जुड़ने पर शब्दों में बदलाव लाते हैं, आज इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्गों के बारे में। 2 क्लास में हमने पूर्व की जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो था उसमें हमने उपसर्गों के बारे में पढ़ लिया था और लगभग संस्कृत के उपसर्ग आपके 15 उपसर्ग हो गए थे। अब मैंने सोचा कि बच्चे अपने आप कर लेंगे और आप अपनी बुक्स में देखिए, जहां क्वेरीज हो तो पूछ लीजिएगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको, मैंने लगभग आपके 5 उपसर्ग लिए हैं सभी भाषाओं के, और सभी भाषाओं के बारे में मैं आपको उनके उपसर्गों के बारे में बताने जा रहा हूं। पहला है आपका संस्कृत के उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के जो शब्दांश होते हैं जब वो हिंदी भाषा के साथ में जुड़ते हैं और उन शब्दों में नयापन ला देते हैं, उनको संस्कृत के उपसर्गों का, संस्कृत का दूसरा नाम तत्सम, अर्थात जो संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, जब किसी के साथ में जुड़ते हैं तो उनसे बने हुए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात ये जो संस्कृत के शब्द होते हैं जिनका जो संस्कृत भाषा से जो उत्पन्न होते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। वही तत्सम उपसर्ग प्रयोग हो रहे हैं यहाँ, तो संस्कृत का दूसरा नाम तत्सम भी कह सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है हिंदी के उपसर्ग जिसका दूसरा नाम तद्भव है, अर्थात जो हिंदी भाषा से जो उत्पन्न होते हैं, जो उपसर्ग हिंदी भाषा के हैं उनको हम आपका तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। पढ़ने जा रहे हैं हम पहला संस्कृत भाषा के उपसर्गों के बारे में। पहला है आपका परा। परा उपसर्ग है, जब वो जय के साथ में जुड़ेगा तो आपका पराजय हो जाएगा। यह इसमें उपसर्ग है और यह इसमें शब्द है। अगर परीक्षा में आता है कि इसमें मूल शब्द क्या है और इसमें उपसर्ग क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि इसमें परा जो है वो उपसर्ग है और जय जो है वो शब्द है। ऐसे आप पराधीन में भी ले सकते हो। इसमें आपका परा जो है ये उपसर्ग है और जो धीन है ये आपका क्या है, आपका मूल शब्द है। नेक्स्ट परि। परि संस्कृत का उपसर्ग है, संस्कृत भाषा से लिया हुआ उपसर्ग है, तत्सम उपसर्ग भी कह सकते हैं आप इसको। यदि यह परिणय के साथ में जुड़ेगा तो परिणय शब्द का निर्माण होगा। यही परिचय के साथ में जब जुड़ेगा तो परिचय शब्द का निर्माण होगा। नेक्स्ट सु। सु एक अच्छे के रूप में प्रयुक्त होता है और सु जहां भी जिस शब्द के साथ में जुड़ जाता है उसमें एक नयापन आ जाता है। अपने आप में सु एक बहुत विशिष्ट उपसर्ग है, बहुत ही सुंदर उपसर्ग है। अर्थात जहां जहां सु जुड़ जाता है वहां उसका अर्थ बहुत ही सुंदर हो जाता है। 2 शब्द है, एक सु है, कु है। जहां कु जुड़ जाता है वहां उसका अर्थ थोड़ा सा खराब हो जाता है, बट जहां जहां संस्कृत या हिंदी भाषा में सु उपसर्ग जुड़ेगा, एक नई चीज कहना चाह रहा हूं यहां में आपके सामने कि वहां सु जुड़ने पर एक अच्छा अर्थ को उत्पन्न करने वाला शब्द होता है। तो यहां जब सु जो संस्कृत भाषा का उपसर्ग है वो पुत्र के साथ में यदि जुड़ेगा तो वो सुपुत्र हो जाएगा। तो इसमें सु उपसर्ग है और पुत्र इसमें क्या है, मूल शब्द। तो सुपुत्र का अर्थ क्या हुआ, अच्छा पुत्र, जो संस्कार से युक्त है, जो माता पिता की बात को मानता है, बहुत अच्छे आचरण वाला है, उसे सुपुत्र कहते हैं। यहां दूसरा जो शब्द है वह है आपका सुगंध। सुगंध का अर्थ होता है अच्छी गंध, जिस गंध में खुशबू, सुगंध, सु अच्छा, गंध महक या आपकी एक खुशबू को कह सकते हैं हम। तो यहां जो जुड़ा है आपका सुगंध में सु जुड़ने पर सुगंध शब्द का निर्माण होता है। इसमें उपसर्ग है आपका सु और मूल जो शब्द है इसमें गंध है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट जो आपका उपसर्ग है वो है आपका तत्। ये एक संस्कृत का उपसर्ग है। अब इससे बने हुए शब्द तत्काल, इसमें तद है आपका उपसर्ग है और काल है इसमें
आपका मूल शब्द। तत्काल, तत्काल का अर्थ होता है तत्काल माने समय से, तत्काल कीजिए इस काम को। क्या अभी हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं ना, तत्काल करो इस काम को। तत्पर, यहां भी आपका तत्पर शब्द का निर्माण हुआ है तत् उपसर्ग के लगने से, तत्पर। तो इसमें तत् है आपका उपसर्ग है और इसमें जो पर शब्द है वो मूल शब्द तत्पर। एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा मैं आपको। तत्पर का अर्थ होता है जो अपने काम में संलग्न रहता है, जो हमेशा अपने कार्यों से मतलब रखता है, तत्पर रहता है, किसी भी कार्य को करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करता है, दौड़ के भागकर एकदम करता है, उसे हम तत्पर कहते हैं। नेक्स्ट संवाद, संवाद यह आपका अच्छा वाद, संवाद कहते हैं अच्छे वर्ताव को और अच्छी बातों को, अच्छे लोकोक्तियों को, अच्छे जो बातचीत होती है उन्हें संवाद कहते हैं। यहां सम उपसर्ग है, यहां कौन सा उपसर्ग है आपका, सम उपसर्ग है और इसमें मूल शब्द जो है वो आपका वाद है, वाद, संवाद, ठीक है, संवाद। तो यहां सम उपसर्ग है और वाद मूल शब्द है। संप्रदाय में सम उपसर्ग है और जो आपका प्रदाय ये आपका मूल शब्द है। तो इस प्रकार यहां संस्कृत के उपसर्गों का निर्माण हुआ। अब आप कहेंगे कि सर इसमें म नहीं है, यहां भी म नहीं है, यहां म आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा संस्कृत में एक ऐसा रूल है, एक नियम है, यदि म के बाद इसका मैं विच्छेद करके आपको बताऊंगा, सम और वाद, जैसे ये शब्द है, ठीक है। अब संस्कृत में एक रूल है कि यदि इस म के बाद, आधे म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए, क्या आए, कोई व्यंजन वर्ण आए, तो यह जो म है बिंदु में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, अनुस्वार में। तो आप देखो यहां आधा म है, इसके बाद में जो वाद शब्द है इसमें वह ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। जब म के बाद में व्यंजन आता है तो यह जो म आधा होता है वो किस में परिवर्तन हो जाता है, बिंदी में। तो ये आपका म को बिंदी में बदल दो, संवाद, ये हो गया। ऐसे ही संप्रदाय हो जाएगा आपका, सम उपसर्ग पूर्वक और प्रदाय दोनों को जब मिलाएंगे तो संप्रदाय हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप इसको भली भांति समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका हिंदी के उपसर्ग, जो हिंदी भाषा में स्वयं के उपसर्ग हैं, वो जुड़ते हैं जब नवीन नवीन शब्दों के साथ में, और जुड़ने के बाद में उनके अर्थ में कितना परिवर्तन लाते हैं, कितना बदलाव लाते हैं, देखिए, देखते हैं। जैसे अ, आपका अ है, जब ये नाथ के साथ में जुड़ेगा तो अनाथ हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां जो अ है ये आपका उपसर्ग है और जो नाथ शब्द है यहां ये एक मूल शब्द है। जब नाथ के साथ में अ जुड़ेगा तो अनाथ हो जाएगा। इसके अनुसार, उसी अनुसार अधर्म, यहां आपका अ है और यहां जो आपका धर्म जो है मूल शब्द है, यहां अ उपसर्ग है और मूल शब्द आपका धर्म है। जब धर्म अ उपसर्ग से जुड़ेगा या धर्म में अ उपसर्ग जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। इसी प्रकार असत्य भी है, अ प्लस सत्य तो क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी रचना हो जाएगी। अनाथ का मतलब जिसका कोई न हो, ठीक है। अधर्म का मतलब जो नीति नियमों के अनुसार न चलने वाला, अधर्मी कहते हैं, अधर्मी व्यक्ति जो। नेक्स्ट अध, अध, अध उपसर्ग है, ये हिंदी का उपसर्ग है। तद्भव उपसर्ग भी कहलाता है। तद्भव उपसर्ग का अर्थ होता है जो हिंदी से, अपनी स्वयं भाषा से निकली हुई होते हैं, उन्हें आपका तद्भव उपसर्ग कहते हैं। अध, जब अध उपसर्ग पका शब्द के साथ में जुड़ेगा तो अधपका हो जाएगा। इसमें पका जो है वो आपका मूल शब्द है और इसमें जो अध है यह उपसर्ग है। अब अध पहले जुड़ रहा है, अब पूरा जब संपूर्ण शब्द बनेगा तो अधपका हो जाएगा। अधपका का अर्थ होता है
जो आधा पका है और आधा कच्चा है, अभी पूर्ण रूप से पक नहीं पाया है। अधमरा, अधमरा यहां आपका अध उपसर्ग है और मरा जो शब्द है यहां मूल शब्द है। जब अध मरा शब्द के साथ में जुड़ेगा तो अधमरा हो जाएगा, जिसका अर्थ होगा आपका जो पूर्ण रूप से मरा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अन, अन यह भी एक हिंदी का उपसर्ग है। अब अन जब शब्दों के साथ में जुड़ेगा तो कौन से शब्दों का निर्माण करेगा देखते हैं। जब जाना शब्द के साथ में अन जुड़ेगा, जाना शब्द के साथ में जब अन जुड़ेगा तो अनजाना, अर्थात जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। कहते हैं कि ये अनजाना व्यक्ति है, हम इसके बारे में जानते नहीं है, अपरिचित कह सकते हैं, तो यह इसका अर्थ होगा अनजाना। अनजाना मतलब जो अपरिचित है। अब इसमें अन आपका उपसर्ग है और जाना इसमें मूल शब्द है। जब अन उपसर्ग जाना शब्द के साथ में जुड़ेगा तो अनजाना शब्द का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अनहोनी, यहां भी आपका अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है। होनी शब्द के साथ में जब अन जुड़ेगा तो अनहोनी हो जाएगा। इसमें अन उपसर्ग है और होनी इसमें मूल शब्द है। दोनों जब शब्द जुड़ेंगे तो अनहोनी हो जाएगा। अनहोनी का अर्थ होता है कि जो अकस्मात घटना होती है, जिसके बारे में परिचय नहीं होता है, कि अचानक से कोई हमारे साथ में घटना हो जाती है तो उसको हम अनहोनी कहते हैं। नेक्स्ट आपका हिंदी का उपसर्ग भर, भर का भर जब उपसर्ग शब्दों के साथ में जुड़ता है तो कौन कौन से शब्दों का निर्माण करता है उसके बारे में देखते हैं हम। जैसे भर आपका जब पूर शब्द के साथ में जुड़ेगा तो भरपूर हो जाएगा, तो भर यहाँ उपसर्ग है और पूर यहाँ आपका मूल शब्द है। जब भरपूर शब्द के साथ में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा भरपूर। भरपूर माने अत्यधिक, कहते हैं ना क्या यह चीज भरपूर है, भरपूर मात्रा में, मतलब इसकी अधिकता है, मतलब वो कम नहीं है, कम नहीं पड़ेगी, भरपूर मात्रा में, भरपूर। नेक्स्ट भरपेट, भरपेट यहां भी भर उपसर्ग है और पेट मूल शब्द है। जब भर उपसर्ग पेट शब्द के साथ में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा भरपेट। भरपेट माने पेट भरकर। यह अव्यय भाव समास का भी उदाहरण है। मैंने समासों में आपको इसको अव्यय भाव के अंतर भी पढ़ाया है ना। तो कहने का तात्पर्य भरपेट का अर्थ होता है पेट भरकर। कहते हैं ना उदाहरण के तौर पर पेट भर के खाना खा लिया कि नहीं आपने, तो वही आपका शब्द है भरपेट। नेक्स्ट आपका हिंदी का जो उपसर्ग है वो बिन है। बिन जब उपसर्ग शब्दों के साथ में जुड़ेगा तो क्या क्या नए नए शब्दों का निर्माण करेगा, चलो देखते हैं। अब जब मांगा शब्द के साथ में जुड़ेगा, मांगा बिन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बिन मांगा, मतलब बिना मांगे। कोई चीज हमें बिन मांगे मिल जाती है तो उसमें खुशी होती है, और मांगने पर कोई चीज, हम किसी से कोई भी चीज वस्तु मांगते हैं तो मांगने पर वो है ना हिंदी की मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे न तकी घर जाए, और ओझ की संगत बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन की समझ आए। तो बिन मांगे कोई चीज हमें मिल जाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बिन बात, यहां भी आपका बिन बात बिन उपसर्ग है और बात मूल शब्द है। जब बात के साथ में बिन जब उपसर्ग जुड़ेगा तो बिन बात हो जाएगा। बिन बात का अर्थ होता है बिना बात के। कहते हैं बिना बात, ये बिना बात के लड़ रहा है हमसे, हिंदी भाषा में प्रयोग कर देते हैं बिना बात के, बिन बात, तो यह वही है आपका बिन बात। तो यहाँ ये आपका उपसर्ग है और यहाँ ये मूल शब्द है, और जब बिन उपसर्ग मूल बात शब्द के साथ में जुड़ेगा तो बिन बात हो जाएगा। तो इस प्रकार ये शब्दों का निर्माण हो जाएगा हिंदी के उपसर्ग। इसके अलावा और भी ऐसे उपसर्ग हैं, उनको हम उदाहरण के माध्यम से भी और पढ़ेंगे अच्छे से। तीसरे उपसर्ग की तरफ चलते हैं, उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के काफी उपसर्ग हैं जिनको हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। मूलतः वो उर्दू और फारसी भाषा के उपसर्ग हैं। उन उपसर्गों में अगर बात करें तो मैंने कुछ उपसर्ग यहाँ लिए हैं। उनमें अगर पहले उपसर्ग की बात करें तो इसमें पहला जो उपसर्ग है वो आपका कम उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? कम उपसर्ग है। तो कम उपसर्ग जब शब्दों के साथ में जुड़ेगा, कम उपसर्ग जब शब्दों के साथ में जुड़ेगा तो उससे निर्माण होगा कमजोर।
यहां आपका मूल जो शब्द है वो आपका जोर है, और यहां जो उपसर्ग है उर्दू फारसी भाषा का वो आपका कम है, वो आपका क्या है, कम। अब कम जब उपसर्ग नए शब्द के साथ में उम्र शब्द के साथ में जुड़ेगा तो कम उम्र हो जाएगा। जिसकी कम उम्र है, जो अभी उम्र में कम है, इसका यह अर्थ होगा। तो यहां आपका जो कम है वो आपका उपसर्ग है, और यहां उम्र है यह आपका मूल शब्द है। तो इस प्रकार कम जब उपसर्ग नए नए शब्दों के साथ जुड़ेगा तो उनके क्या क्या अर्थ होंगे वो हमने देख लिया। नेक्स्ट आपका खुश। जब खुश, यह भी आपका उर्दू भाषा का उपसर्ग है, फारसी भाषा का उपसर्ग है। जब यह उपसर्ग शब्दों के साथ में जुड़ेगा, जैसे दिल के साथ में यदि आपका खुश जुड़ा तो खुश दिल हो गया। कहते भी है ना खुश मिजाज, यह व्यक्ति खुश मिजाज का है, खुश दिल का है, खुश रहने वाला व्यक्ति है। तो उसी के लिए हम शब्द खुश दिल प्रयोग करते हैं। मूलतः यह जो शब्द है वह उर्दू फारसी भाषा का शब्द है, बट हम जब इसको हिंदी भाषा में प्रयोग कर लेते हैं कभी कभी, और मूलतः वो उर्दू का ही है। नेक्स्ट खुशकिस्मत। खुश, यहां आपका खुश, आपका यह भी एक खुश आपका उपसर्ग है, उर्दू भाषा का उपसर्ग है। और जब किस्मत शब्द के साथ में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, खुश किस्मत हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है यह व्यक्ति खुशकिस्मत है। खुशकिस्मत माने जिसको हमेशा ईश्वर के दिए हुए, जब ईश्वर के बताए हुए हमेशा जिसको ईश्वर खुश रखता है, जो खुशकिस्मत, जो उसकी किस्मत अच्छी होती है, उसके लिए हम खुशकिस्मत शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका है आपका दर। दर, यहां इससे दर जब उपसर्ग शब्दों के साथ में जुड़ेगा तो कौन से शब्दों का निर्माण करेगा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब अशल शब्द के साथ में जुड़ेगा दर, यह यहां दर उपसर्ग है और यहां अशल है, यह आपका मूल शब्द है। जब दरअसल आपका उपसर्ग अशल के साथ में, दर उपसर्ग असल के साथ में जुड़ेगा तो आपका दरअसल, कहते हैं ना एक्चुअली, बात करते करते एक्चुअली ऐसा हुआ, दरअसल ऐसा हुआ, तो वही यहां आपका दरअसल शब्द है। ना या नेक्स्ट उपसर्ग है उर्दू फारसी का, नालायक। ना यहां उपसर्ग है आपका, और लायक यहां जो है वह आपका शब्द है, मूल शब्द है। ना जब जुड़ेगा लायक शब्द के साथ में तो नालायक हो जाएगा, जो किसी के पसंद नहीं है, जो नियमों के अनुसार नहीं चलता है, जो उसके लिए हम नालायक शब्द का प्रयोग करते हैं। दरअसल यह शब्द भी आपका उर्दू फारसी का ही शब्द है। नेक्स्ट नादान। नादान, नादान, यहां भी ना जो उपसर्ग है और दान है, यहां आपका मूल शब्द है। ना जब दान शब्द के साथ में जुड़ेगा तो आपका नादान हो जाएगा। नादान का अर्थ होता है जिसको कुछ बातों के बारे में कम बोध होता है, जो बच्चों जैसी बातें करता है। कह भी देते हैं हम उदाहरण के माध्यम से कभी कभी बच्चों को, अरे ये तो बिल्कुल नादान है, ये तो बच्चा है, तो वही यहाँ नादान शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आपका बर है। बर जब उपसर्ग जो है वो भी आपका उर्दू फारसी का उपसर्ग है। जब यह उपसर्ग शब्दों के साथ में जुड़ेगा, नए नए शब्दों के साथ में जुड़ेगा, तो कौन से नए नए शब्दों का निर्माण करेगा, जरा देखते हैं। बर्दाश्त, अर्थात जिस चीज को आपने बर्दाश्त कर लिया है, क्या कर लिया है, बर्दाश्त कर लिया है, आपने सहन कर लिया है, उसके लिए हम बर्दाश्त शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ जो बर है आपका क्या है, यहाँ उपसर्ग है, और यहाँ जो दास्त शब्द है यह आपका क्या है, मूल शब्द है। तो जब बर्दाश्त मूल शब्द के साथ में जुड़ेगा तो बर्दाश्त हो जाएगा। नेक्स्ट जब बरखास्त शब्द के साथ जुड़ेगा तो बरखास्त हो जाएगा। यहाँ बर आपका उपसर्ग है और खास जो शब्द है यहाँ यह मूल शब्द है, और खास मूल शब्द के साथ में जब बर जुड़ेगा तो बर्खास्त हो जाएगा। इस प्रकार इन शब्दों का निर्माण हो जाता है आपके उर्दू फारसी के शब्दों का।
और उर्दू फारसी के जो उपसर्ग हैं उन वे शब्दों के साथ में जुड़ते हैं तो कौन कौन से नवीन अर्थों को देते हैं, प्रदान करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आपका अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, कभी कभी हम हिंदी भाषा में उनको प्रयुक्त कर देते हैं तो वही उपसर्ग आपके अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यहाँ चीफ है, ये चीफ इंग्लिश का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुख्य, जिसका अर्थ क्या होता है मुख्य, और मिनिस्टर का अर्थ होता है मंत्री, तो इसका अर्थ हुआ मुख्य मंत्री। चीफ माने मुख्य और मिनिस्टर माने मंत्री, तो यहाँ जो चीफ शब्द है यहाँ यह आपका क्या है उपसर्ग है। चीफ क्या है यहाँ आपका उपसर्ग है, और वो भी किस भाषा का उपसर्ग है, वह आपका अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। जब इसका हम हिंदी अर्थ करते हैं तो आपका मुख्य हो जाता है। तो कुछ एक शब्द हैं जो अंग्रेजी में चीफ प्रयोग करते हैं, डिप्टी प्रयोग करते हैं, आपका वाइस करते हैं, ये सारे आपके अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं। इनके अगर हिंदी के अर्थ की तरफ जाएं तो इनके हिंदी में अर्थ होते हैं प्रमुख, मुख्य, उप। तो ये शब्द जब इंग्लिश भाषा में प्रयुक्त होते हैं और वही इंग्लिश भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में आ जाते हैं और हिंदी भाषा में प्रयुक्त करने लग जाते हैं तो हम उन्हें अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग कहते हैं। तो जिसमें हमने एक अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग लिया चीफ, और चीफ से जो शब्द का हम निर्माण करेंगे तो उसमें चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अर्थात यह चीफ जो शब्द है यह आपका इंग्लिश का अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है, और मिनिस्टर यहां अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ हुआ आपका मुख्य मंत्री। आप समझ गए होंगे अच्छे से, आई होप जी, बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका चीफ इंचार्ज। तो चीफ इंचार्ज, यहां जो चीफ है यहां ये अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है, और इंचार्ज एक मूल शब्द है। जब इंचार्ज के साथ में चीफ शब्द जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, चीफ इंचार्ज हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका उपसर्ग जनरल, जनरल, और जब जनरल उपसर्ग जो अंग्रेजी भाषा का है वो अंग्रेजी के शब्दों के साथ में जुड़ेगा तो कौन से नवीन शब्दों का निर्माण करेगा उसके बारे में देखते हैं। जनरल मैनेजर, इसमें पहला जो शब्द है वो आपका जनरल मैनेजर है। यहां जनरल जो शब्द है यहां यह उपसर्ग है, और वो भी किस भाषा का उपसर्ग है, अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। नेक्स्ट आपका जनरल कमांडर, यहां जनरल जो शब्द है शब्दांश है यह आपका उपसर्ग है, और वह भी आपका अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। और यहां कमांडर जो शब्द है यह आपका अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है। तो जब कमांडर शब्द के साथ में जनरल अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग जुड़ेगा तब आपका जनरल कमांडर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डिप्टी, अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। डिप्टी कलेक्टर, तो यहां जो डिप्टी शब्द है यह आपका अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है, और कलेक्टर यहां जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो कलेक्टर शब्द के साथ में जब इंग्लिश भाषा का जो डिप्टी उपसर्ग जुड़ेगा तो डिप्टी कलेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डिप्टी चेयरमैन, तो जब चेयरमैन इंग्लिश के शब्द के साथ में जब इंग्लिश का डिप्टी उपसर्ग जुड़ेगा तो आपका डिप्टी चेयरमैन हो जाएगा। इस प्रकार हमने चारों भाषाओं के जो उपसर्ग हैं वे शब्दों के साथ में जब जुड़ते हैं तो कौन कौन से शब्दों का निर्माण करते हैं, आज हमने इसके बारे में पढ़ लिया। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी पुस्तिका पर उल्लेखित कर लीजिए इसको। और मैं आपको उदाहरण देके और समझा रहा हूं परीक्षा में कैसे आता है, इसके बारे में भी समझाने जा रहा हूं आपको।
जैसे कोई भी उदाहरण है, हम उस उदाहरण में कैसे पहचानेंगे इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा मूल शब्द है। तो एक आप शब्द ले लीजिए फेमस, प्रतिदिन। अब हमने प्रतिदिन लिया, तो परीक्षाओं में कैसे पूछता है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, कैसे आप पहचानेंगे। अभी तक मैंने आपको सभी उपसर्गों के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं कि आपको परीक्षाओं में कैसे आता है, परीक्षाओं में कैसे आप सॉल्व करेंगे उसको, कैसे कैसे उदाहरणों के माध्यम से आता है। और एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, हिंदी ग्रामर एक ऐसी चीज है, जो हिंदी का व्याकरण है, ये केवल आपका 9th 10th की क्लास में ही नहीं आता है। अपने भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जो होने वाली कुछ परीक्षाएं हैं, एसआई हुआ, पुलिस हुआ, वीडियो हुआ, आपका यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, जितने भी एग्जाम लगभग होते हैं 70%, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जो टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, उपसर्ग है, समास है, आपके वाच्य हैं, ये लगभग आपके 4 से 5 नंबर के आते हैं। तो ये आपको जीवन में काफी उन्नति की तरफ ले जाने वाले ये टॉपिक्स हैं, तो उनको ध्यानपूर्वक पढ़ो आप, ठीक है। अब मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे एक शब्द आ गया परीक्षाओं में आपकी में कि प्रतिदिन में कौन सा आपका उपसर्ग है और कौन सा इसमें मूल शब्द है। उपसर्ग को अलग कीजिए और मूल शब्द को अलग कीजिए, तो आप कैसे इसमें से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए आपसे, उपसर्ग के बारे में पूछा जाए, तो सर्वप्रथम कहीं मत देखो, आप पहले वाले शब्द को देखो, तो पहला जो टुकड़ा होगा उसमें यही आपका उपसर्ग होगा। तो यहां प्रतिदिन शब्द में जो पहला जो शब्दांश है आपका, वह है प्रति। आपको जैसा कि बताया है, प्रीफिक्स, उपसर्ग, उप का मतलब पहले, और आपका सर्ग माने नए शब्द की रचना करना, अर्थात पहले शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द की रचना करना ही उपसर्ग कहलाता है। तो प्रति यहां यह आपका उपसर्ग है। और दिन यहां जो है मूल शब्द है। तो आप पहचान सकते हैं, बता सकते हैं, आपकी परीक्षाओं में इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं तो आप बता सकते हैं उनमें कि इनमें आपका यह उपसर्ग है और यह मूल शब्द है। यदि उपसर्ग के बारे में कभी भी पूछा जाए तो पहले शब्द की तरफ जवाब, पहला जो शब्दांश है उसमें छिपा हुआ है, पहले नंबर वाला है, उसको तो आप उपसर्ग बता दो, और उसमें सेकंड जो शब्द है उसको आप मूल शब्द बता दो। सीधा सीधा है, इसमें कोई कठिनता नहीं है बिल्कुल भी। पहले शब्द को, पहला जो शब्दांश है उसे उपसर्ग बता दो, और सेकंड नंबर पे जो आ रहा है उसे आप मूल शब्द बता दो। एक उदाहरण, आप इससे मुझे लगता है कुछ आपको राहत मिली होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक उदाहरण और देता हूं मैं आपके सामने। जैसे ले लीजिए आपको एक उदाहरण, अनुकूल, किसी कार्य के योग्य, अनुकूल, किसी कार्य के अनुसार कार्य करना, या मतलब हर चीज के अनुकूल, मतलब उसके मुताबिक एक शब्द है आपका। और यहां यदि हम, ये आ जाता है प्रश्न हमारी परीक्षा में कि अनुकूल शब्द में कौन सा आपका उपसर्ग है और कौन सा आपका मूल शब्द है, तो हम इसमें बता सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि जब जब आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो आप पहले वाले शब्दांश की तरफ देखिए, और पहला शब्दांश जो है यहां आपका अनु है, यह आपका उपसर्ग हुआ। और कुल जो शब्द है आपका,
यहां ये आपका पूल, यहां आपका मूल शब्द होगा। आई होप, मुझे विश्वास है यह आपका क्लियर हो गया होगा। और मैं और बता देता हूं 9th की एग्जाम में कैसे आता है। सम उपसर्ग युक्त दो शब्दों का निर्माण कीजिए या बनाइए। तो सम उपसर्ग युक्त दो शब्दों का निर्माण कीजिए। तो आप जिनमें सम लगा हो आप बता सकते हैं। तो आप बता सकते हैं संयोग, इसमें भी आपका कौन सा है, सम उपसर्ग है। संबंध, संबंध में भी आपका सम उपसर्ग है। तो इस प्रकार हमने दो शब्दों का निर्माण कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। तीसरे प्रकार से प्रश्न कैसे किया जाता है उसके बारे में भी बता रहा हूं मैं आपको। इन शब्दों में से किस शब्द में मैं अनुकूल अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर सेकंड अनुकूल, ऑप्शन नंबर थर्ड उपगंगा, ऑप्शन नंबर 4 संवाद। इन शब्दों में से किस शब्द में अनुपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो किस शब्द में जुड़ा हुआ है? क्या अनु प्रतिकूल में जुड़ा हुआ है? नहीं। क्या अनुकूल में जुड़ा हुआ है? यस, अनु। ये मिल गया आंसर। आंसर की खोज ऐसे करते हैं हम, जब चार आंसर आपके पास में सामने चार आंसर हों और उसमें से लगभग सभी चारों एक जैसे हों, तो उसमें से कैसे पहचान करेंगे? तो आप नैन के अनुसार एक एक ऑप्शन को देखते जाइए और उसको टिक लगाते जाइए, ये सही है गलत है। मान लीजिए ये नहीं है, पहला ऑप्शन ये नहीं है तो बिल्कुल कह दी नहीं है तो क्रॉस, ये हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है प्रश्न, क्या इन शब्दों में से किस शब्द में अनुपसर्ग जुड़ा हुआ है? बिल्कुल ये मिल गया आंसर। इस शब्द में ही यह अनु यहां उपसर्ग है, तो ये राइट है। बाकी सबको रॉन्ग कर दीजिए, एक ही राइट होगा भाई। चार ऑप्शन में से एक ही राइट होगा, 3 रॉन्ग होंगे। जब 2 होंगे तो बिल्कुल वो प्रश्न माना ही नहीं जाएगा। तो इस प्रकार हम छांटते हैं आपको। आई होप, मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है उपसर्ग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।